नमस्कार दोस्तों, ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है और उसी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस करेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये आंदोलन। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी और किसने इसका नेतृत्व किया था, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और इससे पहले मैंने अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और किप्स मिशन, इन सभी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। ये पूरी जो सिचुएशन बनी थी अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली कहानी, इस समय पर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इन्होंने जो अंग्रेज, इनके सोच बन गई थी अंग्रेजों की कि अगर भारतीय अभी भी कोई एक्शन नहीं लेते तो सीधी सी बात उनकी कायरता सिद्ध हो रही थी। तो इस समय पर गांधी जी ने एक चीज़ कही थी, उनके एक आदर्शों में ये चीज़ थी कि अगर हिंसा और कायरता में कभी बात की जाएगी ना, किसी एक को चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनना पसंद करूँगा। तो वही इस समय पर हुआ था। ये ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने खुलकर हिंसा का समर्थन किया था और इसके लिए कोई भी ऐसी गलत बात उन्होंने नहीं बोली थी। तो ये जो 1942 का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये एक ऐसी अपनी छाप छोड़ के जाता है इतिहास में। इसके बाद अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि उनका भारत में टिकना लगभग बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि ब्रिटेन वैसे ही इस समय की जो परिस्थितियां थी बहुत ज़्यादा परेशान था। उधर जापान से परेशान था और जर्मनी लगातार अपनी पताका फहरा रहा था। जिस ग्रुप में ब्रिटेन था उस समय पर इसे कई जगह हार का सामना देखना पड़ रहा था। तो ये सारी जो सिचुएशन बन रही थी इस समय पर, ब्रिटेन जब ये वाला आंदोलन चलता है, हालांकि दमनकारी नीतियां भी अपनाई जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी होती है कि अब हम यहाँ पर अपना शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाएंगे। इसी के लिए आगे चल के फिर हम कुछ सैनिक विद्रोह भी देखेंगे, घटनाएं होती हैं। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आता है। तो ये सारा बिल्कुल अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जब भारत आज़ाद होने वाला था। तो उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसको आज हम डीप में थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। कहाँ पर बैठक हुई, इसमें मैं जो भी डिस्कस कर रही हूँ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी बैठक कहाँ पर हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर टैंक बम्बई में 8 अगस्त 1942 को यह बैठक आयोजित की गई थी और इसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें घोषणाएं की गई थी। क्या क्या घोषणाएं की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। मतलब अब किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार का समर्थन यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होगा और किसी भी तरीके से इस सरकार को अब यहाँ से खदेड़ना ही होगा, हमें भगाना ही पड़ेगा। और स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवाद एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं अपनी रक्षा कर लेगा। मतलब ये कि जो ये दिखाते थे ना कि हम तुम्हारी फांसीवाद से रक्षा कर रहे हैं, जो लोग जैसे जर्मनी और इन सब राष्ट्रों से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, या जो साम्राज्यवादी, खुद भी साम्राज्यवादी ही तो तरीके अपनाते थे, भारत का शोषण करते थे और करते क्या थे। तो ये चीज़ें थी। इसमें कहा गया कि तुम जाओ यहाँ से, अब जैसे भी होगा हम अपने हिसाब से खुद इन चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए, भाई कुछ समय के लिए कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, तो क्या करेंगे, हम अस्थायी सरकार की स्थापना कर लेंगे। और क्या था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। और क्या किया गया इसमें कि ब्रिटिश सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, इसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। मतलब ये बताया गया कि गांधी जी एक संघर्षवादी और संघर्ष करने वाले नेता हैं और आखिरकार हम लास्ट में विजित हो ही जाएंगे। तो ये संघर्ष के नेता के रूप में इनको घोषित किया गया। ग्वालियर टैंक में जो घोषणाएं की गई थी, अभी तक इनको पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन बाद में क्या होता है कि ग्वालियर टैंक में जो घोषणाएं की गई थी अब उनको जनता के समक्ष रखा गया और जनता को कुछ निर्देश दिए गए। क्या निर्देश दिए गए
कहा गया उनसे, जैसे हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन, जैसे हमने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। असहयोग का मतलब होता है कि हम जो सरकारी काम है या जितनी भी इनकी नीतियां हैं हम इनका विरोध करेंगे, और कई लोगों का परिवर्तनवादी और परिवर्तन के जो समर्थन में नहीं थे उन लोगों का कहना था कि हम शासन में अंदर जाकर, मतलब हम विधायिकाओं में, इन सारी जगहों पे अंदर जाकर हम वहाँ से इनकी नीतियों का विरोध करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही थी उसी समय पर इन्होंने कहा गया कि भाई जो घोषणाएं की गई अब उनके लिए निर्देश दिए गए कि सरकारी सेवकों से कहा गया कि अब तुम्हें केवल असहयोग नहीं करना है, वहीं रहो, त्यागपत्र भी मत दो। पहले क्या था कि त्यागपत्र दे दो, अब क्या था त्यागपत्र मत दो, लेकिन अंदर से ही कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करो, आप वफादारी दिखाओ, मतलब आप अपने देश के लिए कर रहे हो ये अंदर से ही करो, उनके कामों में रोड़े अटकाओ, उनको परेशान करो, ब्रिटिश सरकार को झुकाओ, ये सारे जो नीतियां थी वो अंदर से आप इन्हें परेशान करो। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना आप किसी को बाहर से परेशान नहीं करते, अगर आप उसी सिस्टम में अंदर घुस गए तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे भी, आपको सारी कमियाँ और अच्छाइयाँ सब पता चल जाएंगी। तो कहा गया कि जो ये इसमें जो कहा गया कि ठीक है आप त्यागपत्र मत दीजिए, इस बार आप अंदर ही रहिएगा। और क्या, शिक्षण जो छात्र शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करें, मतलब इनका बहिष्कार कर दो। अब आज़ादी 2 साल में मिले, 4 साल में मिले, 8 साल में मिले, इसकी चिंता मत करो, अगर है ये क्षमता तो शिक्षण संस्थानों को बहिष्कार कर दो तब तक के लिए, जब तक कि हमें अपना मुकाम हासिल नहीं हो जाता, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। और कहा गया सेना भारतीयों पर गोली न चलाए। इस बात की बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है ये। आप देखिए होता क्या था, ब्रिटिश सरकार तो ब्रिटिश से सेना लेकर तो आई नहीं थी, वो करती क्या थी, भारतीयों को ही अपनी सेना में शामिल करती थी। तो उस समय पर कहा गया कि भारतीय सैनिक जो हैं, जो अब कम से कम वो भारतीयों पर गोली ना चलाएं या भारतीयों के हित की बात को देखें, अब वो भारत के विरोध के लिए कोई चीज़ मत सोचें। क्योंकि एक चीज़ देखिए, भारत में जो सेना थी, आप उनको ये थोड़ा ना कहेंगे कि वो ब्रिटिश शासन के वफादार थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन मजबूरी क्या होती थी, हर किसी इंसान को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, इसलिए वो सेना में भर्ती हो जाते थे और वहीं से वो अपनी चीज़ों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी या उनकी दैनिक जो सिचुएशन होती थी उन सब चीज़ों को वो पूरा करते थे। तो अब इस समय पर कहा गया कि सेना में ही रहो लेकिन भारतीयों पर गोली मत चलाओ। और किसानों से कहा गया कि टैक्स मत दो, बिल्कुल मत दो टैक्स सरकार को। और राजे महाराजाओं से कहा गया कि जनता का सहयोग करो इंटरनली, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ कही कि भारत को अंदर से मजबूत बनाओ। अपने देश के लिए अगर लड़ रहे हो तो पहले आपस में सारी चीज़ों के लिए आपको एक होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम होंगे। तो कहा गया कि राजा महाराजे जो हैं जनता का सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकारें, मतलब ये माने कि भाई राजा महाराजा आप तभी तो हो जब तक कोई प्रजा है, जब प्रजा ही नहीं होगी तो आपकी संप्रभुता किस चीज़ की, सब बेकार है। तो उनको ये चीज़ समझाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ क्या, गांधी जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है और इसी समय पर गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इवन एसएससी में, छोटे मोटे सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, अक्सर कर पूछ लिया जाता है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू ही हुआ था कि अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आप एक चीज सोचो, हुआ क्या था, जब ये सारी जो घोषणाएं हो गई, इससे ब्रिटिश सरकार पहले से ही एक तो परेशान थी। अब उसने सोचा अगर ये वापस से इस तरीके का कोई आंदोलन छिड़ गया तो अब मेरे लिए इसको सामना करना थोड़ी सी परेशानी का कारण बनता है। उधर द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर लगातार ये प्रेशर बन रहा था भारत पर, अभी भी वही कंडीशन थी। ब्रिटेन पर ये प्रेशर बनाया जा रहा था, जो इसके मित्र राष्ट्र थे अमेरिका और चीन, इनसे कहा जा रहा था कि ये कह रहे थे कि किसी भी तरीके से भारतीयों को अपने समर्थन में लो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा था। तो क्या करेगी सरकार, इसके पीछे इन्होंने रात बहुत मतलब चालाकी से काम किया और जीरो आवर ऑपरेशन का एक कॉन्सेप्ट लाए और रातों रात सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 8 तारीख को ये मतलब घोषणा की गई और सोचा कि चलो भाई कल से आंदोलन शुरू होना है, और आंदोलन के पहले ही रातों रात सारे नेता गायब। सब नेताओं को, जो जितने बड़े बड़े लीडर थे उन सभी को ले जाके नजरबंद कर लिया गया, लोगों को जेलों में कर दिया गया। इस तरीके के ये सारे काम हो गए। मतलब जब लीडर, सोचो किसी आंदोलन के लिए आज को ये डिसाइड हुआ है कि कल हम ये आंदोलन करेंगे, और अगर अचानक से रात के वक्त ही सारे लीडर गायब हो जाए तो क्या लगेगा
कि कोई ना कोई तो मतलब प्रॉब्लम आएगी। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ चलाने की सोची थी वो उतने सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, लेकिन इसके कारण उल्टा ही हुआ। और इसके लिए क्या हुआ कि जो सरकार मान के चल रही थी कि किसी भी आंदोलन के लिए आधिकारिक तौर पर तैयार नहीं थी, इसके बाद ही एक स्थिति ऐसी बनती है कि दमनकारी नीति अपनाई जाए। अब सरकार ये समझ चुकी थी कि भाई हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अब जो कुछ है वो हमें दमन की नीति अपनानी पड़ेगी, और उसने दमन करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो जाहिर सी बात है पहले से ही जनता इतनी ज़्यादा परेशान थी, और जनता बिल्कुल ये समझ चुकी थी कि ब्रिटिश शासन को मुझे अब यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। हर तबके का आदमी, हर व्यक्ति में इतनी जागरूकता आ गई थी इस चीज़ को लेके कि कुछ और होना हो, हमें ब्रिटिश शासन से अब मुक्ति चाहिए। तो जब हाँ ये जो बागडोर थी, सारे बड़े नेता चले गए, अब जो छोटे नेता बचे थे गली में, कहीं अपने छोटे छोटे जो मतलब एक मोहल्ले में, इस तरीके की चीज़ें हुई। सब बड़े बड़े अपने किसी को एक लीडर बना लिया, और उसके जो नियम थे उनको ये लोग फॉलो करने लगे। इस तरीके से जितने भी ये छोटे मोटे नेता थे वो सब अपने एक लीडर को चुनकर, और आंदोलन में इन्होंने बहुत सक्रियता दिखाई। आंदोलन जैसा सोचा गया था, अंग्रेजों को लग रहा था कि आंदोलन जब बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बात कही गई थी ग्वालियर टैंक से, जो घोषणा में कहा गया था, उसको आगे की तरफ फॉलो किया गया, और छोटे नेताओं के हाथ में बागडोर आ गई, और कई उसमें उग्रवादी नेता भी शामिल थे। अब जब प्रसार आंदोलन का बढ़ने लगा, कैसे प्रसार बढ़ा, सभी महत्वपूर्ण नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद जन आंदोलन ने अपना आक्रोश दिखाया। जन आंदोलन एक सबसे बड़ा आंदोलन है। गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि पूरी जनता का उन्होंने समर्थन ले लिया था। मतलब जो गांधी जी कहते थे लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। हर चीज को इस चीज तक पाने के लिए या ये चीज समझने के लिए या समझाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी जनता आपके समर्थन में है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो जो ये जन आंदोलन था ये पूरा आक्रोश से भर गया, और इसको बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इन लोगों ने क्या किया, सड़कों पर सरकारी जो भवन थे, सरकारी सड़कें थी, इतना ज्यादा तोड़फोड़ किया, और क्या किया, झंडे फहराए गए। जो सरकारी भवन थे उन सभी पर झंडे फहराए गए भारतीय, और क्या, रेल की पटरियों को उखाड़ फेंक दिया गया, टेलीफोन तार काट दिए गए, और ये क्या हुआ, शिक्षण संस्थानों में हड़तालें की गई, जुलूस निकाले गए, और भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेश वाहक का कार्य किया। कई लोगों ने उसमें जो भूमिगत, अब क्या था, जब सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग भूमिगत तरीके से कार्य करने लगे थे। भाई सरकार को किसी तरीके से तो पीछे रखना है। जब आंदोलन शुरू किया है तो कुछ ना कुछ पूरी एक थीम बनती है किसी चीज़ के पीछे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तो जितने भी जो नेता या कार्यकर्ता भूमिगत थे उनके लिए कई लोगों ने संदेशवाहक के रूप में काम किया। इन जो भूमिगत नेताओं में, इनके बारे में जान लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाता है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, और ये छोटू भाई पुराणिक, सुचेता कृपलानी, ये अग्रणी नेताओं में से हैं। इन नेताओं के नाम अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। ये पूछ लिया जाता है कि भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी और किसने की थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर ये घटना हुई थी, और ये स्थापना हुई थी, और इसे उषा मेहता के द्वारा किया गया था। इसी समय पर क्या था कि इतना आक्रोश था सारी चीज़ों, कई जगहों पर समानांतर सरकारें भी बनाई गई। उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सतारा। यहाँ पर सबसे लंबे समय तक ये समानांतर सरकार चली थी। और बाकी कहाँ कहाँ बनी थी? बलिया में, तामलुक में, सतारा में। ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं ना, ये एग्जाम में डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं यहाँ से, और डायरेक्ट पूछे भी गए हैं। आप जब घटना चक्र लगाएंगे, घटना चक्र पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कितने सिमिलर हैं, और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो के आए हैं। तो आप अगर नोट्स बनाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब जब सरकार की दमनकारी नीतियां चल रही थी, आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने दमन की नीतियों का सहारा लिया तथा वह आंदोलन को पूर्ण रूप से कुचल देना चाहते थे, और इसी बात पर वो बिल्कुल उतर आए थे। और सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयां अत्यंत गंभीर थी। प्रदर्शनकारियों को निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोलियां बरसाई गई। लगभग 10,000 लोग इसमें मारे गए। कहते हैं ये ऐसा आंदोलन था, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत बुरी तरीके से। और ये तो सिर्फ आंकड़ा है 10,000, इसमें बहुत लोग मारे गए थे। सरकार ने
प्रेस पर, कई समाचार पत्रों पर, सब पर पाबंदी लगा दी थी। हर बार होता क्या था, जब भी कोई आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेता था तो जो कम्युनिकेशन के साधन होते थे, हमेशा यही होता है, अगर आप कम्युनिकेशन के साधन पर रोक लगा दें या उस पर ताला लगा दें तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक में वो बात पहुंच ही नहीं पाएगी। इवन आज के दौर में भी अगर आप देखें, मीडिया चाहे तो किसी को रातों रात हीरो बना देती है और अगर मीडिया चाहे तो रातों रात किसी को बिल्कुल नीचे गिरा देती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, जो दिखाना चाहेगी जनता वही देखेगी, क्योंकि होता क्या है, जब भी सरकारें जो दिखाना चाहती हैं वही दिखाया जाता है, वो कभी नहीं दिखाया जाता जो वो नहीं दिखाना चाहते। तो ऐसा ही है कि अगर जो सरकार है उसने क्या प्रेस पर पाबंदी लगा दी, समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाई गई, इस तरीके, और सेना को भी सोचो, जो और कुछ तो छोड़ो, सेना को भी अपने कई शहरों में अपने नियंत्रण में ले लिया और पुलिस एवं गुप्तचर सेवाओं का साम्राज्य कायम हो गया। मतलब पूरी की पूरी हर तरीके से पूरे भारत को, जितने भी नेता थे उन सभी को नजरबंद कर लिया गया। जो बड़े नेता थे और जो बाकी छोटे नेता थे उन पर दमनकारी नीति, कितना बुरा वो दौर होगा सोचो जिस समय पर ये सारी चीजें चल रही थी। इसमें सारा कुछ ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में पूरा ले रखा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ा तो उनके लिए सिचुएशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। अब इसमें विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माना लगाए गए और गांव के लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए। सोचो, जिन जो संपत्ति जलाई गई या जिस तरीके के कार्य हुए उस पर क्या किया गया, भारी जुर्माना लगाया गया। आप अगर अभी के तौर पर देखेंगे तो अभी जब जो दिल्ली दंगे हुए, अभी जो कुछ काम पहले भी हुए थे, उसमें अगर सरकार है, जिन लोगों ने, उपद्रवियों ने जो काम किए उन पर अगर जुर्माना लगाया, इस समय की सिचुएशन से सिर्फ अब मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था। उस समय पर अगर आप आज की सरकार को जैसे ब्रिटिश सरकार से काउंट करें तो उस समय पर अच्छाई के लिए वो लोग लड़ रहे थे अपनी, और ऐसी सिचुएशन होने के साथ साथ उन पर इतना ज़्यादा जुर्माना लगाया गया गांव के गांवों पर, और उन्हें सार्वजनिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन पर लिखा है कोड़े भी बरसाए गए। ये सारा का सारा जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, ये इतना आसान नहीं था। ये जनता के लिए बहुत बहुत दर्द भरा दौर था, क्योंकि सारे बड़े नेता थे नहीं एक भी साथ में, और बाकी जितनी भी बागडोर थी वो आम जनता ही उस पर भुगत रही थी। कभी भी कोई भी आज़ादी हो, कभी भी कोई बड़ी क्रांति हो, कभी भी कुछ भी हो, जो भी बड़े काम होते हैं ना, बिना जनता के सहायता के कुछ नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर बना रहे, चाहे कोई कितना, गांधी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, नेहरू जी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, सुभाष चंद्र बोस अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक अच्छा लीडर होने के साथ साथ आपको जनता का समर्थन तभी प्राप्त होगा जब आप उनमें अपने प्रति एक विश्वास पैदा करेंगे। तो ऐसा ही ये सारा पूरा, जितनी भी मैं पूरे फैक्ट डिस्कस करूंगी आपके साथ आगे चल के, पूरी सुभाष चंद्र जी की जीवनी के बारे में, और उन्होंने किस तरीके से आईएनए का गठन किया और किस तरीके से पूरा काम किया, और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया है, जिसको शायद हम सब लोग उतने डीप में नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं आपको सारा कुछ उस वीडियो में, आगे आने वाले वीडियोस में पूरा का पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगी, तब देखिएगा किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं, और बहुत कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो शायद हमने पहले कभी ना पढ़े हों। तो बिना जनता के समर्थन के आप कोई भी युद्ध, कोई भी चीज़ नहीं जीत सकती। वही सेम चीज़ थी। अब हम इसके मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन पे अगर आते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य जो केंद्र थे, हर आंदोलन के कुछ ना कुछ केंद्र रहते थे ना, तो इसके जो केंद्र थे वो थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। और छात्र, इसमें जो लोग शामिल थे वो देखिए, छात्र, मजदूर एवं किसानों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं उच्च वर्ग एवं नौकरशाही आंदोलन में तटस्थता बनाए रखी थी। हमेशा की बात यही सही है कि परेशान हमेशा वही बंदा होता है जो उस समय की परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो ना कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा ही था, छात्रों को वो चीज़ें, छात्रों में क्या होता ना कि एक नई चेतना, नई सोच, नई मतलब विचारधारा होती है। वो हमेशा हर चीज़ को आगे, कहते नहीं है कि विद्यार्थी ही जो ऐसे हैं जो आगे आने वाला भविष्य तय करेंगे, तभी तो हम कहते हैं शिक्षा को बहुत प्रमोट करो, शिक्षा को बढ़ावा दो। तो छात्र जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो एक ऐसी नई चेतना का उनके अंदर विकास हो रहा होता है, पूरे ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि उनको उस समय तक पता होता है क्या सही और क्या गलत है। लेकिन वही जब वो नौकरशाही में आगे जाएंगे तो शायद वो अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो सोचते हैं मेरा परिवार और मैं ठीक हूँ तो शायद मुझे इस आंदोलन में या जो भी
राजनीतिक कारण हैं उनमें मुझे भाग नहीं लेना चाहिए। मजदूर वर्ग हमेशा इन चीज़ों में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बदलाव के लिए बेचारा हमेशा वही एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा काम करता है। आज आप लॉकडाउन की कंडीशन में भी अगर देखेंगे, मजदूरों की जो स्थिति थी वो शायद किसी भी वर्ग की नहीं रही होगी। मध्यम वर्ग भी अपने घर में आराम से बैठ के खा रहा था, लेकिन बड़ा तो खा ही रहा था, वो तो आराम से, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉकडाउन हो कुछ भी हो। लेकिन मजदूर वर्ग हर सिचुएशन में हमेशा वही तबका है और वही होता है। तो मैंने बताया कि छात्र क्यों पार्टिसिपेट करते हैं ऐसी चीज़ों में, मजदूर क्यों करते हैं, और किसान भी हमेशा, ये जो 3-4 चीजें हैं ना, ये आंदोलन में, हर आंदोलन में, इवन आप अभी सीए के विरोध में आंदोलन देख लीजिए, ज्यादातर यही वर्ग अभी भी शामिल था। बहुत कम लोग, छात्र तो हमेशा हर चीज में शामिल रहते हैं। इस तरीके की कोई भी बदलाव की बात होगी, छात्र हमेशा शामिल रहेंगी। जो लोग लेकिन उच्च वर्ग से संबंध रखते होंगे और नौकरशाही से संबंध रखते होंगे, उन लोगों को ज्यादा चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने, ये जो लोग थे उच्च वर्ग और नौकरशाही, इन लोगों ने आंदोलन में अपनी बिल्कुल तटस्थता बनाए रखी। इन्होंने कोई खास इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। आंदोलन से एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि अब अंग्रेज ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि भारतीयों में ये चेतना बहुत अच्छे से आ गई थी और उन्हें समझ में आ गया था कि अब किसी भी तरीके से भारत में कोई और साम्राज्यवादी शासन नहीं चलेगा। ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भागना ही पड़ेगा और हम इसे भगा के ही मानेंगे। वही अब रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि ये सारी प्रक्रियाएं बहुत शुरू से चलती आ रही थी। हमेशा आंदोलन धीमे धीमे आंदोलन होते थे, फिर स्थगित होते, फिर दमनकारी नीतियां चलाई जाती थी। इस तरीके की घटनाएं होती रही। लेकिन 1942 के आंदोलन ने एक बहुत ऊर्जावान और बहुत पूरी जनता को इस चीज के लिए ऊर्जा से भर दिया था कि अब आपको कुछ भी हो, यहाँ पर विदेशी शासन को नहीं टिकने देना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी देने के लिए मांग को सम्मिलित किया गया था। मतलब अब इसकी सबसे बड़ी बात यही थी कि भारत के लिए ये बात मानी जाने लगी थी कि ठीक है, अब हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। जब ये आगे की कहानी में और पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ये चाह रही थी, जब इस तरीके की घटनाएं, बाहर हिंसा चल रही थी, तो वो सोच रही थी कि क्यों गांधी जी, आप तो अहिंसा के पुजारी थे और क्यों अब इनका समर्थन कर रहे हो। उन्होंने इस बात पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि इस समय वो खुद ही इस बात को बोल के गए थे कि अगर हिंसा और कायरता में से मुझे कोई एक चीज चुननी होगी तो मैं हिंसा को चुनना पसंद करूंगा। वही सेम सिचुएशन हुई थी और अंग्रेज इस बात से बड़े खफा थे। उनको लगता था कि अगर गांधी जी के नेतृत्व में ये चीजें होने लगी तो अब हमारा टिक पाना यहाँ बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जिस इंसान ने एक चौरी चौरा घटना के पीछे पूरे आंदोलन को स्थगित कर दिया था असहयोग, वो इस समय पर अगर इन घटनाओं का समर्थन कर रहा है तो हम यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की एक बहुत बड़ी हार थी, इस रूप में इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।